मैं आपसे जी सवाल को आवाज आ रही है ना मेरी? हेलो, आवाज आ रही है ना? ठीक है। अच्छा जी, मैं आपसे ये कह रहा था, गुड, कि हमने अब बना दिया अपने इस फील्ड यानी मैदान में कुछ क्लासरूम्स, ठीक है, क्लासरूम्स बना दिए। और उसके बाद ये कहा कि स्टूडेंट जो आएंगे वो अपने स्पेसिफिक क्लासरूम में जाके बैठेंगे और उन क्लासरूम में क्लास होगी। तो अब स्ट्रक्चर जो है वो बेसिकली क्लासरूम का हो गया। तो अब जो स्ट्रक्चर क्लासरूम का है, इसमें जो क्लास होगी वो पहले वाले जो हॉल वाला स्ट्रक्चर था उसके मुकाबले में बेहतर अंदाज में परफॉर्म हो जाएगी। यानी जो हॉल का प्रोसीजर था इसके मुकाबले में जो है वो अब बेहतर अंदाज में परफॉर्म होगा। दोनों में मसला हल हो रहा है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि एफिशिएंटली कहाँ पे हो रहा है। तो हमें नजर आ रहा है कि एफिशिएंटली जो है वो क्लासरूम वाले स्ट्रक्चर में हो रहा है। डेटा देखें स्टिल बाहर से ही आ रहा है, ठीक है। हमारी भी यही कोशिश होती है कि हमारे पास डेटा हार्ड डिस्क से आ रहा हो, ठीक है, या हमारे पास डेटा जो है हार्ड डिस्क के बजाय कहीं थर्ड पार्टी से आ रहा हो। तो अगर आप जो कोड आप लिखते हैं कि मिसाल के तौर पे जो डेटा हमारे पास है उसको मुझे सॉर्टिंग करनी है या सर्चिंग करनी है, तो आप पहले उसको मेमोरी में उठा के लाते हैं। जब आप इसको मेमोरी में उठा के लाते हैं, आप सुनना गौर से, ये जो मेन मेमोरी है, ये मेन मेमोरी ऐसी है जैसे एक फील्ड, जैसे कि पूरी एक फील्ड हमारी यूनिवर्सिटी एक फील्ड थी, मैदान थी, ठीक है। अब आपने कहा यार मैं क्या इसमें स्ट्रक्चर बनाऊं, मैं इसमें एक हॉल बना देता हूँ पूरा, तो वो गलत हो गया। फिर आपने कहा छोटे छोटे रूम बना देता हूँ, तो रूम बनाया, कुछ बेहतर हो गया। तो अब आप जब इसको इस डेटा को उठा के इस फील्ड में लेके आएंगे जो कि हमारे पास ये रैम की शक्ल में है, रैम इज यानी ऊपर से अगर देखा जाए, ऊपर से अगर व्यू किया जाए, ठीक है ना, अगर ऊपर से व्यू किया जाए तो रैम एक फील्ड की तरह हमें नजर आएगी, जैसे फील्ड होती है। तो अब आप सोचते हैं कि ये डेटा जब मैं इस रैम में लेके आऊं तो आप सोचेंगे करना क्या है, ये लाजमी सोचेंगे। जैसे यहाँ पे आपने कहा मुझे इस मैदान को बेसिकली अच्छा स्ट्रक्चर करना था, आपसे पूछा जाएगा करना क्या है आपने, तो वो बोलेगा भाई, अगर कोई बोलता है मुझे स्पोर्ट्स करवानी है तो थोड़ी बोलता कि छोटे छोटे रूम बना दो। आप बोलते हैं मुझे यहाँ क्लासेस लेनी है, तो कहेंगे अच्छा मैं इसमें रूम्स बना देता हूँ। तो जब आप यहाँ से डेटा को कहते हैं कि मुझे बेसिकली डेटा उठा के लाना है, तो कह रहे हैं आपने करना क्या है, तो बोलेगा मुझे बेसिकली करना ये है कि इसको सॉर्टिंग करनी है। तो कहेगा अच्छा इसको सॉर्टिंग करनी है तो मैं एरे का स्ट्रक्चर बना देता हूँ और डेटा जो है वो एरे में लाके स्टोर कर देता हूँ, एरे में लाके उसको स्टोर कर देता हूँ। तो एरे इज द बेस्ट स्ट्रक्चर फॉर सॉर्टिंग और सर्चिंग। अगर आपने डेटा को सॉर्ट करना है या डेटा को सर्च करना है डेटा में, तो आप बेसिकली ये जो है वो करते हैं कि एरे डेटा स्ट्रक्चर। अब देखें इस मैदान में, इस फील्ड में आपने एक एरे का स्ट्रक्चर डिजाइन कर दिया, एरे को उठा के यहाँ पे ले आया और उसमें जाके स्टोर किया। तो अब जब कोई कोड लिखा जाएगा तो एरे को सामने रखते हुए लिखेंगे ताकि एफिशिएंटली हो। कोई कहता नहीं मैं एरे नहीं, जैसे भी कुछ स्टूडेंट ने कहा, कुछ को नाम पता हो कुछ को नहीं पता हो, कि मैं लिंक लिस्ट बना दूंगा,
तो लिंक्ड लिस्ट में अगर आपने सर्चिंग करनी है या सॉर्टिंग करनी है तो काम तो हो जाएगा, लेकिन वही बात कि एफिशिएंटली नहीं हो सकेगा। काम हो जाएगा, जितना एफिशिएंटली जो है यहाँ पे होगा उतना एफिशिएंटली जो है यहाँ पे एफिशिएंटली लेस होगा, यहाँ पे एफिशिएंसी जो है इसकी हाई होगी। समझ आ रही? इसका मतलब है जो चीज आप लिखते हैं कोड में, जो कोड आप लिखते हैं उसका इन्हिसार जो है इसकी स्ट्रक्चर पे भी होता है। आप जितने भी अच्छा कोड लिख लें, स्ट्रक्चर अच्छा सेलेक्ट नहीं करेंगे, कोड अच्छे तरीके से नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये भी आपके सामने जो है। तो अब आप स्टूडेंट एक बात पे कंफ्यूज हो जाता है, सर हमें कैसे पता चलेगा कौन सा स्ट्रक्चर लें? तो डेफिनेटली आपको पहले जब बाइक चलाते थे, गाड़ी चलाते थे, तो नहीं पता था कि हम पहला दूसरा गियर कैसा लगाएं, साइड में गाड़ी टच हो रही है नहीं हो रही है। तो ये तो जब आपने करना शुरू किया आस्ते 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 आस्ते, तो फिर आपको जो है वो पता चला कि गाड़ी में ये इश्यूज हैं, तो हमें इस तरह से उसको चलाना है। तो फिर आपकी प्रैक्टिस होती है। तो बहुत आसानी से ये जब आप इस फील्ड के अंदर कदम रखेंगे तो आपको बआसानी पता चल जाएगा कि कब हैश टेबल यूज करना है, कब स्टैक यूज करना है, कब क्यू यूज करना है, और ये चीजें भी आपको बताई जाएंगी। ऐसा नहीं है कि चीजें नहीं बताई जाएंगी। और फिर आप जो है यूज करेंगे। लूप कोई स्ट्रक्चर नहीं है, लूप तो बेसिकली फंडामेंटल्स में से आता है प्रोग्रामिंग के, डेटा स्ट्रक्चर का कोई पार्ट नहीं है ये। ठीक है, अच्छा जी, ये सवाल के जवाब दिए मैंने। अब मिसाल के तौर पे कोई ये कहता है कि मिसाल के तौर पे मेरे पास ये जमीन है, ये फील्ड है, और मुझे इसमें जो है एक सुपर स्टोर खोलना है। ठीक हो गया, सुपर स्टोर जो है मुझे उसके अंदर खोलना है। अब आप बताइए सुपर स्टोर खोलने के लिए मैं क्या स्ट्रक्चर इस्तेमाल करूंगा? अब कोई बोलेगा अच्छा ठीक है, इस तरह छोटे छोटे रूम बना देता हूँ। तो जो मैंने देखा है कि क्लासरूम जो है छोटे छोटे बना दिए जाए तो बहुत अच्छा होता है। तो क्योंकि क्लासरूम के थ्रू जो है स्ट्रक्चर बहुत अच्छा, तो अब आपका काम चेंज है, तो फिर पिछले वाले मॉडल को कैसे कह सकते हैं कि एफिशिएंट होगा? अब आप इस स्ट्रक्चर के बेसिस पे सोचेंगे कि मुझे किस तरह का यहाँ पे जो है वो, अब आप कहेंगे कि हाँ मुझे ऐसा ये हॉल चाहिए, सिर्फ यहाँ पे रैक्स लगाने हैं मुझे, क्योंकि इसमें छोटे रूम चल नहीं सकेंगे। कि मैं कहूँ कि हाँ हमारी यूनिवर्सिटी में जैसे रूम लगे हुए उसमें सुपर स्टोर खोल लें, तो रूम के अंदर सुपर स्टोर, अब ऐसा नहीं कि ओपन नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं कि आप एक रूम में ग्रोसरी के सामान रख दें, एक में स्पोर्ट का सामान रख दें, लेकिन क्या होगा कि इसको रन करना हमारे लिए दुश्वार होगा, एफिशिएंटली नहीं होगा एज कंपेयर टू इस तरह के माहौल में। ठीक है, तो ये बेसिकली टोटली स्ट्रक्चर का बनाना टोटली डिपेंड करता है आपके काम पे। जी, पोर्शन बनाया जाएगा, बिल्कुल समझ में आ रही है। तो अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि हम अगर कोई डेटा स्ट्रक्चर, एक मिनट करना जरा, बैटरी लो हो गई, एक मिनट करना। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि अब हमें ये अंदाजा हुआ कि जब हम कोई काम करते हैं तो उसके मुताबिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, और प्रोग्रामिंग का कोई काम डेटा स्ट्रक्चर के बगैर नहीं हो सकता। यानी अगर आप एक सिंगल वेरिएबल भी स्टोर करते थे ना, वेर करके वेरिएबल, तो ये वेरिएबल भी बेसिकली एक डेटा स्ट्रक्चर है, लेकिन इसकी सलाहियत इसलिए कम है कि ये एक वक्त में एक डेटा को स्टोर कर सकता है। तो अगर आपसे कहते हैं कि भाई देखो मिसाल के तौर पे हाँ मैं स्टेटस लगाता हूँ, एक मिनट दे दो मुझे खाली, एक मिनट दे दो। अगर कोई स्टूडेंट कोई ये कहता है कि हाँ भाई मुझे 100 डेटा है और इनको सॉर्टिंग करनी है, 100 डेटा को, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, तो आप कहते हैं ठीक है चलो हम वेरिएबल इस्तेमाल कर लेते हैं, VAR वेरिएबल 1, इसमें पहला डेटा आ गया, फिर VAR 2, इसमें दूसरा डेटा आ गया, फिर VAR 3, और इस तरह के VAR 100 आ जाता। कोई वेरिएबल इंटीजर टाइप आप लेते, तो ये जो आप तरीकेकार इख्तियार करते हैं, क्योंकि एक वेरिएबल में एक डेटा आता है, तो इसको हैंडल करना और इसके अंदर सॉर्टिंग एल्गोरिथम लगाना बहुत मुश्किल हो जाता। तो इसलिए ना तो ये एफिशिएंट होता और ना ही ये बेसिकली, और एफिशिएंट से मुराद एक तो रिजल्ट भी बहुत खराब आता है, और दूसरा ये कि आपका बहुत टाइम वेस्ट होता है इसमें कंप्यूटर का। इसलिए हालांकि अगर हाँ सिर्फ एक डेटा स्टोर करना है तो कोई मसला नहीं, वेरिएबल इज द बेस्ट, वेरिएबल की। लेकिन अगर आपके पास डेटा की तादाद ज्यादा है तो फिर आपको कोई कंटीजियस ऐसा कंटेनर चाहिए जिसमें सारे डेटा उसमें स्टोर हो जाए। तो फिर आपके पास जो है वो एरे है, लिंक लिस्ट है,
स्टैक है, क्यू है, ट्री है, और ट्री के बाद ग्राफ है, ये सारे डेटा जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। समझ में आ रही बात है? तो इस तरह से ये चीज़ें जो है वो हमारे पास एग्जिस्ट करती हैं, जो बेसिकली हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक, तो ये बात हमारे क्लियर हो गई। अभी डेफिनेशन में पूछूंगा तो अभी भी कंफ्यूजन रहेगी। डेफिनेशन डेटा स्ट्रक्चर की तो यही है कि वी वांट्स टू स्टोर आवर डेटा, ठीक है, यानी हम अपने डेटा को फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, हम अपने डेटा को, अब देखो मैंने अभी डेफिनेशन देखी नहीं है, लेकिन मैं आपको डेफिनेशन बता रहा हूँ कि क्या होनी चाहिए डेफिनेशन एक लेमैन आदमी के जबान में, कि वी वांट्स टू बेसिकली स्टोर डेटा इन a specific structure such that we will get the efficient result, कि हम उसका रिजल्ट जो है एफिशिएंट हासिल कर सकें। ये किसकी तीन जुमलों के अंदर कंप्लीट डेफिनेशन, यानी कि हम डेटा को बेसिकली एक स्पेसिफिक ऑपरेशन के लिए स्टोर करते हैं, और ऐसा स्टोर करते हैं कि उसका रिजल्ट या आउटपुट जो एफिशिएंटली हो। यानी सिर्फ ये ना कहें कि स्टोर करते हैं। अब हम विंडो एक्सप्लोर का डेटा अगर एरे में स्टोर कर देंगे तो हमें काफी मुश्किलात का सामना होगा, और ना ही एफिशिएंटली हम रिजल्ट करेंगे। तो हमें एफिशिएंटली का वर्ड यूज करना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये तो आपको समझ आ ही जाएगा कि एफिशिएंटली कैसे कैसे होता है और कैसे नहीं होता, वो तो मैं आपको ज़रा आस्ते समझाऊंगा और आस्ते आस्ते आपकी समझ में भी आएगा। लेकिन वही बात है कि जो जितनी मेहनत करेगा उतने आगे निकलेगा। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट और बहुत बैकबोन है बिल्कुल। तो कहता ये है कि डेफिनेशन में अगर हम जाएं डेटा स्ट्रक्चर की, तो इन कंप्यूटर साइंस, देखो डेफिनेशन क्या दे रहा है। In computer science, a data structure is a particular way to storing and organizing data. Storing, ठीक है, यानी आप डेटा स्टोर करते हैं। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब है ऑपरेशन अप्लाई करना, कोई स्पेसिफिक ऑपरेशन। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है कि कोई स्पेसिफिक ऑपरेशन उस पर अप्लाई करना है, आपने कोई काम करना है उस डेटा पे, तभी स्टोर कर रहे हैं। तो इन कंप्यूटर साइंस अ डेटा स्ट्रक्चर इज अ पर्टिकुलर वे ऑफ स्टोरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डेटा इन अ कंप्यूटर सो दैट इट कैन बी यूज एफिशिएंटली, ठीक है, उसको एफिशिएंटली क्या किया जा सके, इस्तेमाल किया जा सकता हो। तो ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इसको, यानी अगर यहाँ तक की डेफिनेशन छोड़ देंगे तो मकसद पूरा नहीं होगा कि इन कंप्यूटर साइंस अ डेटा स्ट्रक्चर इज अ पर्टिकुलर वे ऑफ स्टोरिंग। बिल्कुल सही बात है, डेफिनेशन यहाँ तक होनी चाहिए, ये भी हो सकती है, लेकिन कंप्लीट डेफिनेशन क्या होगी, एन ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब ये है कि आप ये चाहते हैं कि उसके ऊपर कोई ऑपरेशन लगाए, ठीक है, डेटा इन अ कंप्यूटर सो दैट इट कैन बी यूज एफिशिएंटली, इस तरह से कि वो एफिशिएंटली जो है वो इस्तेमाल हो सके, ठीक है। तो इन दिस केस वी आर यूजिंग बेसिकली मल्टीपल डेटा स्ट्रक्चर, इस तरह से हम मल्टीपल डेटा स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसमें से अब एरे है, फला है, वो सारे डेटा स्ट्रक्चर जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, जो हम यहाँ पे यूज करेंगे। ये तो डेफिनेशन की बात थी, तो हम क्लास में जो है वो किस तरह से लेके चलेंगे, क्या क्या पढ़ाऊंगा मैं आपको, तो वो मैं आपको अभी यहाँ पे लिख के देता हूँ। एक पहली अटेंडेंस ले लेता हूँ ताकि जो बच्चे आए हैं और फिर चले जाएंगे तो उनको इशू ना हो, तो मैं पहली अटेंडेंस ले लेता हूँ, ताकि आप लोग अगर नेक्स्ट टाइम ये करें तो मुझे बहुत आसानी होगी कि आपकी जो लॉगिन है ना, वो लॉगिन का तरीक़ेकार क्या होना चाहिए कि हर स्टूडेंट जो है वो पहले अपना आईडी लिखे और उसके बाद फिर अपना नाम लिखे। नाम और आईडी को लिखने का तरीका क्या हो कि पहले अपनी आईडी लिखे, उसके बाद फिर अपना नाम लिखे। तो मुझे अभी तो चलो कर लिया, तो मैं पहली अटेंडेंस ले लेता हूँ ताकि कोई स्टूडेंट अगर जा रहा है तो चला जाए। अच्छा, मैं बोलता जाता हूँ, मुझे जवाबात भी दे देना कि भाई ये लोग अटेंडेंस में प्रेजेंट हैं। पहला स्टूडेंट है 10,555। अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, अटेंडेंस ले रहा हूँ ताकि कोई ब्रेक करे तो फिर प्रेजेंट सर। हाँ, प्रेजेंट बोलने की जरूरत नहीं है, किसी की मिस हो जाए तो खाली वो बोले, तो जिससे मैं पूछूं। मोहम्मद हम्माद 111189, ये है मिस्टर अहमद उल हसन, फिर 114561, ये है मोहम्मद हम्माद। कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, जिसका मिस हो सिर्फ वो बताए। 10266, ये है फवाद अहमद, ये भी अटेंडेंस लग गई इनकी। 1180, ये है हारिस अहमद, इनकी अटेंडेंस लग गई। 1180, फिर है 10266, इनकी लग चुकी है। फिर 1145
231 11231 ये हैं हसनात अकबर, इनकी अटेंडेंस लग गई। उसके बाद है 10302 हसनैन रजा, इनकी भी लग गई। इसरा रज़ाक, इनकी आईडी नहीं लिखी हुई तो मुश्किल हो रही है। इसरा रजा। उसके बाद है मोहम्मद हम्माद की भी आईडी नहीं लिखी हुई। उसके बाद मुजम्मिल खान की भी आईडी नहीं लिखी हुई। उसके बाद नेक्स्ट है 11278 सिमरा की अटेंडेंस लग गई 11278। फिर है 11457 यह है यमुना सिद्दीकी। फिर है 11162 सैयद फरहान, इनकी भी अटेंडेंस लग गई। फिर है 11162, ये 2 दफ़ा क्यों आ रहा है? अदील भी इसी आईडी से लॉगिन है। अदील और फरहान, तुम लोग दोनों की आईडी सेम क्यों आ रही है? चेक कर लो किसकी सही है किसकी गलत है। अच्छा जी, किसी की अटेंडेंस अब रह गई है तो अपना माइक ऑन करके बोल सकते हैं। सर मुजम्मिल खान की लगा दी आपने? वहाँ पे आपने कहा था कि आईडी मेंशन नहीं है, तो मैंने आपको यहाँ पे प्रेजेंट कह दिया है। हाँ वो मैंने आईडी नहीं लिखी, नाम से लगा दिया, लेकिन आईडी लिख दोगे तो आसानी होगी नेक्स्ट टाइम ना। आईडी सर 11178 11178 ठीक है। अब हर स्टूडेंट पहले आईडी लिखेगा फिर नाम लिखेगा, तो मैं आसानी से आईडी अटेंडेंस लगा दूंगा। ये 11178 है, ठीक है सर। लिख दिया मैंने, ठीक है मुजम्मिल। अच्छा हसनात अकबर, सर जावेद का इशू है प्रेजेंट 10605। इसरा 10605 लगा दिए, आपकी भी इसरा, मुजम्मिल की भी लगा दी। अदील 1162, ये अदील और फरहान का क्या इशू है? दोनों एक जैसी आईडी से क्यों है साथ? फरहान भी 11, फरहान चले गए। चलो अदील तुम्हारा ही है। सर वो अदील का मैसेज आया था मेरे पास, वो जो थी, और मेरी आईडी है 11162 में, वो प्रेजेंट है सर। तुम कौन हो? मैं मुजम्मिल खान हूँ सर। मुजम्मिल खान 11162। अदील का मैसेज आया था। नहीं 11178 में हूँ। आप 62 की बात करें ना, अदील ने कहा था उनका नेट 782 में। मुजम्मिल खान, वो तो समझ गया, ठीक है। असल में लोग 2 आईडी से भी हो रहे हैं, 2 जगह से, तो वो कंफ्यूजन हो रही है। चलो ठीक है, वो कोई इशू होगा तो नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। सर वो बैकअप के लिए सही ठीक है अदील की मैंने लगा दी 11162। असल में फरहान उनके कोई भाई होंगे तो उसके नाम से वो लॉगिन था साथ में। अच्छा जी, ये तो हो गया अटेंडेंस, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। डेटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन समझ में आ गई। अच्छा अब हम जब स्टडी करेंगे ना, तो ये याद रखना कि हमारी स्टडी जो है, अच्छा ये 1-2 स्लाइड्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा इसकी इस्तेमालात हैं। सही हो गया। ये कौन है? अब्दुल्ला हारिस 10555 लगा दिए तुम्हारी भी यार, अभी से अटेंडेंस से फंसे रहेंगे। लगा दी हारिस 10555। अब थोड़ा सा अटेंडेंस निकल जाती है। ये कुछ स्लाइड्स हैं जो मैं अभी सिर्फ इसमें इन बातों को मैंने बता दिया है, तो इसको मैं शो नहीं कर रहा कि कहाँ इस्तेमाल होता है, कैसे इस्तेमाल होता है, ठीक है। हम डायरेक्टली अपने बेसिकली टारगेट की तरफ जाते हैं कि हम इसको कैसे पढ़ेंगे। तो अब ये याद रखिएगा, हाँ मेरा 11479 देख लेता हूँ, 11479 लगा दी मैंने। अच्छा मैं ये कह रहा था कि हम अपने सब्जेक्ट को कैसे पढ़ेंगे। देखो अभी तुम्हें थोड़ा सा ये धुंधला सा नजर आएगा। धुंधला से मुराद ये है कि लिखा हुआ नहीं, सब्जेक्ट के तौर पे, तो वो क्लियर होना चाहिए कि हमें पढ़ना क्या है। तो देखो हम जो वे होगा या मेथडोलॉजी होगा, ठीक है, वो कुछ इस तरह से है कि हम सबसे पहले डेटा स्ट्रक्चर का इंट्रो पढ़ेंगे, इंट्रो ऑफ टॉपिक।
जो भी टॉपिक होगा उसका हम इंट्रो पढ़ेंगे पहले। मिसाल के तौर पे एरे पढ़ने तो एरे का इंट्रो पढ़ेंगे हम, एरे क्या होता है क्या नहीं होता। उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे कि टॉपिक जो भी है, मिसाल के तौर पे टॉपिक का मतलब हो गया एरे हो गया, ठीक है, इंट्रो ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, जो भी डेटा स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे हैं, एरे हो गया और ईटीसी। उसके बाद जब हम ये पढ़ लेंगे इंट्रो, तो फिर हम देखेंगे कि मेमोरी रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। दूसरा टॉपिक होगा कि जो डेटा स्ट्रक्चर हमने पढ़ा है उसको मेमोरी में कैसे शो करते हैं, यानी जो साइंटिस्ट ने काम किया है तो वो मेमोरी में कैसे स्टोर होता है। ये सेकंड हमारा पार्ट होगा। एक ही टॉपिक को लिया हमने और उसमें पहले उसकी इंट्रोडक्शन पढ़ी, फिर उसकी मेमोरी रिप्रेजेंटेशन पढ़ी, उसके बाद फिर उसके अंदर ऑपरेशन कौन कौन से अप्लाई होते हैं, ठीक है। यानी मिसाल के तौर पे एरे को हमने शुरू किया और एरे को हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा, एरे की मेमोरी रिप्रेजेंटेशन पढ़ी, फिर एरे पे कौन कौन से ऑपरेशन अप्लाई होंगे वो पढ़ा हमने, और फिर फोर्थ पार्ट में हमने पढ़ा कि इसकी एफिशिएंसी क्या होगी, यानी एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिथम्स, जिसको हमने ऊपर ऑपरेशन भी कहा है, कि जो ऑपरेशन हमने ऊपर इस्तेमाल किए हैं उनकी एफिशिएंसी क्या रही, ठीक है ना। ये बेसिकली हमारे पास हर टॉपिक के 4 स्टेप्स होंगे। जो भी टॉपिक हम पढ़ेंगे उसके ये 4 स्टेप पढ़ेंगे। तो ये आपको बिल्कुल क्लियर पता होना चाहिए कि जो भी टॉपिक पढ़ाया जाएगा उसमें आप किस स्टेज पे हैं। मिसाल के तौर पे हम पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे एरे के बाद, तो मैं आपको पहले एरे का इंट्रोडक्शन दूंगा, फिर एरे को मेमोरी में कैसे देखा जाता है, कैसे प्रेजेंट किया जाता है, कैसे उसको यूज करते हैं, ये सारा बताऊंगा। फिर एरे किन ऑपरेशन के लिए फिजिबल है वो समझाया जाएगा। फिर उसके बाद जो ऑपरेशन आप पढ़ेंगे उसकी एफिशिएंसी भी निकालेंगे। तो ये एक टॉपिक। अच्छा, अब एरे के बाद लिंक लिस्ट पढ़ेंगे हम, तो लिंक लिस्ट के इंट्रोडक्शन दूंगा मैं। फिर उसके बाद इसकी मेमोरी रिप्रेजेंटेशन, लिंक लिस्ट में कौन से ऑपरेशन इस्तेमाल किए जाते हैं वो पढ़ाया जाएगा। उसके बाद फिर उस लिंक लिस्ट में जो ऑपरेशन इस्तेमाल किए गए उसकी एफिशिएंसी क्या है। फिर तीसरा टॉपिक स्टैक पढ़ाया जाएगा, ठीक है। ये सारे डेटा स्ट्रक्चर है, इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैक होगा, फिर उसकी मेमोरी रिप्रेजेंटेशन पढ़ाई जाएगी, ठीक। फिर स्टैक पे कौन से ऑपरेशन लगाए जाते हैं और फिर उसके ऑपरेशन की एफिशिएंसी डिस्कस करेंगे। तो ये 4 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि जब हम डिस्कस कर रहे हो तो उस वक्त हम एक तो कौन सा डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं और दूसरा उसके इन चारों में से कौन से स्टेज पे हैं, यानी इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं या मेमोरी रिप्रेजेंटेशन पढ़ रहे हैं या ऑपरेशन पढ़ रहे हैं या एफिशिएंसी पढ़ रहे हैं। बस इन हर टॉपिक को पिक करेंगे और ये 4 चीज़ें जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। कौन कौन से टॉपिक हम डेटा स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है, नंबर ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स, ठीक है, इन दिस कोर्स। मैं भी आपको कोर्स आउटलाइन भी दिखा देता हूँ। तो मैं आपको सीक्वेंशियल ऑर्डर बता देता हूँ कि हम क्या क्या पढ़ेंगे इस कोर्स के अंदर। नंबर 1, इसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे एरेज, अभी मैं हवालात नहीं ले रहा, लिंक लिस्ट, सीक्वेंशियल ऑर्डर भी यही है, थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। नंबर 3 स्टैक, नंबर 4 क्यू, नंबर 5 ट्रीज, नंबर 6 में हम पढ़ेंगे ग्राफ, ठीक है ना। और उसके बाद अगर हमें टाइम मिला तो 7 में हम पढ़ेंगे हैश टेबल, जिसको डिक्शनरी भी कहते हैं समटाइम लोग। ये डेटा स्ट्रक्चर आपको इस वक्त कोर्स में पढ़ाए जाएंगे। और इसमें सबसे पहले एरे है, तो अब एरे कोई छोटा टॉपिक तो है नहीं, एरे लीनियर एरे यानी सिंगल डायमेंशनल एरे, और फिर उसके बाद मल्टी डायमेंशनल एरे, और फिर उन सबों की जो है वो इंट्रोडक्शन, फिर मेमोरी रिप्रेजेंटेशन, और एक ऑपरेशंस हैं, वो बहुत सारे ऑपरेशंस हैं जो अप्लाई किए जाते हैं। अच्छा, कौन कौन से ऑपरेशंस हैं जो नॉर्मली इस्तेमाल होते हैं, इसको कर देते हैं, ठीक है। ऑपरेशन कैन बी यूज ये मैं कुछ लिख रहा हूँ कोर्स के हिसाब से, बाकी तो ज़ाहिर और भी हो सकते हैं। और कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं, जो ऑपरेशन में लिखूंगा जरूरी नहीं कि सारे ऑपरेशन सारे डेटा स्ट्रक्चर पे लगते हों।
इसमें पहला है ऑपरेशन इंसर्शन, दूसरा है डिलीशन, तीसरा है सॉर्टिंग, चौथा है सर्चिंग, पांचवा है आपके पास इंसर्शन, डिलीशन, सॉर्टिंग, सर्चिंग, मर्जिंग, ठीक है। और छठा है पता नहीं, याद नहीं मुझे। तो ये कुछ ऑपरेशंस हैं जो बेसिकली हम किसी, अब जैसे मिसाल के तौर पे इंसर्शन है, तो इंसर्शन यकीनन हम हर जगह कर सकते हैं, लेकिन कहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो हम देखेंगे। तो ये जो ऑपरेशन मैंने यहाँ लिखे ना ऑपरेशंस, ये बेसिकली ये ऑपरेशंस हैं कि इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर, मिसाल के तौर पर एरे उठाया हमने, वो इंट्रोडक्शन लिया, मेमोरी में एरे को कैसे रखते हैं वो भी पढ़ेंगे हम। फिर ऑपरेशंस, तो इन 6-7 ऑपरेशन में से कौन से ऑपरेशन हमें पढ़ने हैं, उसमें से हम पिक करके यहाँ पढ़ा देंगे आपको। और जो ऑपरेशन आपने पढ़े, मिसाल के तौर पे सॉर्टिंग के लिए बबल सॉर्ट पढ़ा, इंसर्शन सॉर्ट पढ़ लिया आपने, तो उसके एल्गोरिथम की एफिशिएंसी क्या है, इन ऑपरेशन की एफिशिएंसी क्या है, वो डिस्कस करेंगे। इस तरह से हमारा एक टॉपिक कंप्लीट होगा। टेक टाइम ना, कि एक टॉपिक को ही करने में काफ़ी टाइम लग जाता है, क्योंकि हर डेटा स्ट्रक्चर के अंदर कई ऑपरेशंस होते हैं और उन कई ऑपरेशंस के कई मेथड भी होते हैं। मिसाल के तौर पर सॉर्टिंग है, तो सॉर्टिंग के कोई 10 एल्गोरिथम्स हैं, तो उनकी एफिशिएंसी कैलकुलेट करना फिर, तो ये चीज़ें थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, तो इसलिए इसको स्लो स्लो करके जो है वो ये किया जाता है। तो ये हमारा पूरा मैकेनिज्म होगा, पाथवे होगा, जो कि बेसिकली हम लोग इस्तेमाल करेंगे पढ़ने के लिए। तो आपको कहीं पे कोई कंफ्यूजन ना होगी, इसलिए मैंने पहले लिख दिया है कि अगर आप कोई टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं तो आपको पता हो कि आप किस स्टेज पे हैं, ठीक। अच्छा, डेटा स्ट्रक्चर भी मैंने लिख दिया, ये डेटा स्ट्रक्चर है, इसमें से कुछ डेटा स्ट्रक्चर लीनियर है, कुछ डेटा स्ट्रक्चर जो है वो नॉन लीनियर है, तो वो भी बता देता हूँ। ये तो खैर एक नॉलेज की बात है, वो भी मैं भी आपको बता देता हूँ कौन से लीनियर है कौन से नॉन लीनियर। अब मैं सवाल की तरफ जाता हूँ। सवाल, अच्छा जी, तो बताओ। ये जो मैंने लिखा है नजर आ रहा है ना आप लोगों को? अच्छा, क्वेश्चन ये पूछा है कि ये सारे डेटा स्ट्रक्चर तो पहले से बने हुए हैं। हाँ, तो कोई भी डेटा स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है जो पहले से बना हुआ ना हो, सारे डेटा स्ट्रक्चर पहले से बने हुए हैं। हमने तो खाली इनको पढ़ना है कि एज अ कंप्यूटर साइंस जो है वो हमें पता हो कि ये कैसे बने और इसका इंटरनल मैकेनिज्म क्या है। जब तक आपको इंटरनल, अभी गाड़ी का मैकेनिक जो बन रहा होता है, गाड़ी के मैकेनिक, तो गाड़ी का मैकेनिक ये थोड़ी कहता है गाड़ी की तो सारी चीज़ें पहले से बनेंगी, मैं तो फिर इसके इंजन को क्यों खोल के देखूं, क्या करूं। तो जो बेसिकली रिसर्च कर रहे होते हैं वो उसके इंजन को खोलते हैं और चेक करते हैं कि वॉल कैसे काम करता है, ये काम कैसे होता है, ताकि वो नई डेवलपमेंट कर सके। तो जब तक आप इसके अंदर की चीज़ें जो डेटा स्ट्रक्चर बना हुआ है एक्सप्लोर नहीं करेंगे, आप न्यू डेटा स्ट्रक्चर नहीं बना सकते। आपको पता ही नहीं है कि अरे मेमोरी में कैसे स्टोर होता है। मुझे सिर्फ इस बात, अभी जब हम टॉपिक पे जाएंगे ना, तो जो सेकंड पार्ट है मेमोरी रिप्रेजेंटेशन, तो आपको याद होगा कि आपने जब एरे को इस्तेमाल किया था तो आपने कहा था कि ये मेरा एरे है और ये मेमोरी के अंदर होता है, ये एरे मेमोरी के अंदर बनता है, तो ये मेरा एरे है। और आपने अगर एरे का नाम ए सजेस्ट किया था, ठीक है, आपने एरे का नाम अगर ए सजेस्ट किया था, तो आप कॉल करते थे ए ऑफ 1, यानी एरे की पहली लोकेशन, और फिर या कहते थे एरे की दूसरी लोकेशन, ठीक है, एरे की दूसरी लोकेशन या एरे की 5वीं लोकेशन, जो भी आप आस्क करना चाहें। अब एरे की जो 5वीं लोकेशन, ये जो इंडेक्स 5 है, ये तो आपके लिए है ना 5, मेमोरी में ये 5 की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। यहाँ पे जो 1 2 3 4 5 आप पढ़ते हैं ना, 1 2 3 4 5, मेमोरी में इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। मेमोरी की अपनी एड्रेसिंग होती है, आपको पता होना चाहिए। मेमोरी जब कंप्यूटर रन होता है तो मेमोरी अपनी एड्रेसिंग करता है। तो अब जब आप जो 5 कह रहे हैं, मेमोरी में वो 5 नहीं होगा, मेमोरी में उसके एड्रेस से मैप होगा। अब एड्रेस मैपिंग यानी आप कहते हैं 5वीं लोकेशन का डेटा उठा लो, 5वीं लोकेशन का डेटा उठा लो, तो जो आप कहते हैं 5वीं लोकेशन मेमोरी में पता नहीं है किस लोकेशन पे होगा। तो अब इन दोनों के दरमियान मैपिंग,
कतई ये 5 यहाँ पे इस मेमोरी में जाने के बाद नहीं होता, ये सिर्फ आपको आसानी के लिए 5 का है। अगर आपको ट्रबल में डालना होता तो कहता भाई आप जो है वो इसका एड्रेस, मेमोरी एड्रेस ही लिखें, लेकिन ऐसा नहीं करता वो प्रोग्रामर जो आपको एरे की फैसिलिटी दे रहा है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, वो इतनी मुश्किल में नहीं डालता आपको। वो कहता है नहीं, आप जो है वो 5 लिखें। बीच में जो कंपाइलर्स होंगे, अभी वो इस पर भी आएंगे थोड़ी देर जब पढ़ना शुरू करेंगे, जो कंपाइलर्स होंगे बीच में, जो कंपाइलर्स होंगे वो बेसिकली इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे कि 5 के अगेंस्ट में ये वाला सेल मेमोरी में कहाँ पे होगा। तो अब ये मेमोरी रिप्रेजेंटेशन के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा। अभी तक तो हमें नहीं पता था, हम तो कहते थे 5 ही होगा, जबकि ऐसा कतई नहीं होता कि 5 मेमोरी में स्टोर हो एड्रेस वाइज, इंडेक्स वाइज। ये तो मेरे और आपके देखने की चीज है, ठीक है। तो इसको हम अभी जब आएंगे तो उसको डिस्कस करेंगे। अभी तो ये मैं थोड़े से इसको समझाने की कोशिश कर रहा था। अब लीनियर और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है ये मैं थोड़ा सा कदरे लेटर बताऊंगा। ये जो ट्री और ग्राफ है, यानी ट्री और ग्राफ शक्ल वाइज में अगर आपको समझा देता हूँ कि मिसाल के तौर पे आपके पास जो एरे होता है ना वो इस तरह से होता है, चाहे वर्टिकल बनाओ, लीनियर एरे जो होता है, ये आपके पास एरे है, ठीक है। लिंक लिस्ट की शक्ल अगर मैं बनाऊं, जो शायद आपको अभी थोड़ा सा डिफिकल्ट तो लगे, लेकिन लिंक लिस्ट जो है वो कुछ इस तरह से होता है, हर एक नोड अलग-अलग बनाया जाता है, ठीक है। इसी तरह स्टैक जो इस तरह बकेट के तौर पे बनाया जाता है, एक रास्ता इसका बंद होता है, बाकी दोनों रास्ते ओपन होते हैं। और क्यू जो है वो भी इसी तरह डिजाइन किया जाता है। लेकिन जो ट्री है वो आपने देखा होगा, ट्री कुछ इस तरह से होता है। हम ट्री की डेफिनेशन क्या होता है मैं बाद में डिस्कस करेंगे, अभी तो ट्री दिखा रहा हूँ। ट्री इस तरह होता है। और जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह होता है। ट्री और ग्राफ में थोड़ा सा फर्क है वाजे, वो आगे डिस्कस हो जाएगा। ये ग्राफ है, ठीक। फर्क सिर्फ ये है, ये जो राइट साइड पे हैं सारे के सारे लीनियर हैं, और जो लेफ्ट साइड पे हैं ये नॉन लीनियर है। फर्क सिर्फ ये है कि किसी एक नोड का अगर दो ही एडजेसेंट हो, किसी एक नोड के दो एडजेसेंट माने नेबर्स, दो नेबर्स हो तो उनको लीनियर कहते हैं। तो ये लीनियर कैटेगरी में देखें, ये नोड है, इसके दो एडजेसेंट है, ये नोड है तो इसके दो एडजेसेंट है, ये नोड है इसके दो एडजेसेंट है। तो अगर किसी एक स्पेसिफिक नोड का मैक्सिमम दो एडजेसेंट हो, एग्जैक्ट नहीं कह रहा, मैक्सिमम, जैसे मिसाल के तौर पर ये वाला नोड है जो आखिरी नोड है, इसका एक ही एडजेसेंट है, तो दो से ज्यादा एडजेसेंट ना हो तो उसको लीनियर कहते हैं। ये सिर्फ एक नॉलेज की बात है, इससे हमें कोई फायदा नहीं उठाना, ठीक है। और जो नोड के मल्टीपल दो से ज्यादा एडजेसेंट हो, जैसे मिसाल के तौर पे ये वाला पेरेंट नोड है ना, इसके 3 एडजेसेंट है, 1 2 3, इसके भी 3 एडजेसेंट हो सकते हैं। एडजेसेंट तो ट्री में कोई पाबंदी नहीं होती। तो अगर किसी नोड के एक दो से ज्यादा एडजेसेंट होंगे तो वो बेसिकली नॉन लीनियर होगा। तो बेसिकली जैसे ये वाला नोड है ग्राफ में, इसका एक एडजेसेंट ये रहा, एक एडजेसेंट ये रहा, एक एडजेसेंट ये रहा, इसका मतलब है ग्राफ एक नॉन लीनियर कैटेगरी में आता है, ट्री एक नॉन लीनियर कैटेगरी में आता है, लेकिन बाकी ये जो जितने भी हैं ये सारे के सारे लीनियर कैटेगरी में आते हैं। तो मैं ये कह रहा था इससे हमें कोई चीज़ पिक तो करनी नहीं है, कोई चीज़ हासिल तो नहीं करनी, लेकिन नॉलेज है कि आप जब कभी कोई वाइवा में या कहीं सवाल पूछ लेता है तो आपको पता हो कि भाई ये कैटेगरी नॉन लीनियर है और ये कैटेगरी लीनियर है, ठीक है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे जब हम जाएंगे तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, यहाँ दिया हुआ डेफिनेशन या पढ़ लीजिएगा, लेकिन लिखा हुआ है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर इज अ लीनियर इफ एलिमेंट्स आर एडजेसेंट टू ईच अदर, इट हैज एग्जैक्टली 2 नेबर्स, ठीक है। एग्जैक्टली के बजाय एट मोस्ट होना चाहिए यहाँ पे, एट मोस्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि आखिरी वाले का एक ही होता है। तो ये डेफिनेशन वगैरह मैं इसलिए नहीं देता कि आपको पता होना चाहिए, बस आप स्लाइड पढ़ लीजिएगा, मैंने सारी बातें बता दी है। ये देखिए कुछ नाम इन्होंने दिए हैं लीनियर के, आगे जाएंगे तो ये इन्होंने नाम दिए हैं, ये कुछ नाम दिए इन्होंने नॉन लीनियर के, ठीक है। और इस तरह से ये चलता जा रहा है। अब उसके बाद इन्होंने कहा कि डेटा स्ट्रक्चर ऑपरेशंस कौन से हैं, कह रहे द फॉलोइंग ऑपरेशन प्ले अ मेजर रोल इन दिस टेक्स्ट। ऑपरेशन यानी जो ऑर्गेनाइज किया था ना हमने, तो वो ऑपरेशंस हैं। अब देखिए मैंने लिखा था, मैंने ये वर्ड भूल गया, ट्रैवर्सिंग,
ट्रैवर्सिंग, सर्चिंग, इंसर्शन, डिलीशन, सॉर्टिंग एंड मर्जिंग, ये ऑपरेशन है। मैं हर एक के बारे में बताऊंगा। जब कोई डेटा स्ट्रक्चर पिक करेंगे तो उसके बारे में बताऊंगा कि भाई ये ट्रैवर्सिंग क्या होता है, सर्चिंग क्या होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें भी डिस्कस की जाएंगी। उसके बाद फिर इन्होंने कहा ऑर्गेनाइज द डेटा, एनी ऑर्गेनाइजेशन फॉर द कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स। तो ये हम अभी सब थ्योरी का पार्ट हम आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे आते हैं एफिशिएंसी, जो अभी हम बात कर रहे थे ना कि एफिशिएंटली वो परफॉर्म हो जाए। तो ये एफिशिएंसी का क्या मतलब है? अच्छा 4 मिनट रह गए, 4 मिनट के बाद फिर हम ब्रेक भी ले लेंगे। तो 4 मिनट में ये जूम भी बंद हो जाएगा, नमाज वगैरह पढ़ लेंगे, फिर दोबारा लॉग इन हो जाएंगे। ठीक है, फिर देखेंगे दोबारा कितने लोग लॉग इन होते हैं। अच्छा अब आइए एफिशिएंसी। मैंने जो चीज़ें लिखी थी ना, मैंने लिखा था नंबर 1 इंट्रो, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ इंट्रो। सेकंड में ये बार बार लिखूंगा मैं, ताकि आपको पता चले कि हम पढ़ेंगे क्या। ठीक है, एक दफ़ा नहीं कि मैं कई दफ़ा ये लिखूंगा, ताकि हर नए आने वाले स्टूडेंट को, पुराने स्टूडेंट को अच्छी तरह रट जाए कि हम पढ़ेंगे क्या। इंट्रो, मेमोरी रिप्रेजेंटेशन, नंबर 3 ऑपरेशंस यानी एल्गोरिथम्स, नंबर 3 के बाद हो गया नंबर 4। नंबर 4 में था एफिशिएंसी। ठीक है, तो अब ये बात की जा रही है कि यहाँ पे जो स्लाइड खुली उसके लिए मैंने ये सिर्फ लिखा है, ये एफिशिएंसी जो है ये क्या चीज़ है। तो आप कहते हैं कि मैंने एक एल्गोरिथम लिखा, मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैंने एक एल्गो लिखा। टास्क ये था मेरे भाई कि आप चाहते थे कि आप जो है वो सॉर्टिंग का एक एल्गोरिथम लिखें। ठीक है, तो सॉर्टिंग का एल्गोरिथम जो है, सॉर्टिंग का एल्गोरिथम लिखना चाहते था। तो आपने कहा मैं सॉर्टिंग का एल्गोरिथम जो लिख रहा हूँ इसमें टास्क ये है कि स्टूडेंट ए ने, स्टूडेंट 1 ने, ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए जो एल्गोरिथम लिखा वो था बबल सॉर्ट। सॉर्टिंग के एल्गोरिथम को अपने मसले को हल करने के लिए जो ऑपरेशन इस्तेमाल किया वो बबल सॉर्ट था। स्टूडेंट 2 ने इस मसले को हल करने के लिए जो एल्गोरिथम यूज किया उसका नाम था इंसर्शन सॉर्ट। स्टूडेंट 3 ने इस मसले को सॉल्व करने के लिए जो एल्गोरिथम लिखा उसका नाम था मर्ज सॉर्ट। ठीक है, स्टूडेंट 4 ने, बस आखिरी, स्टूडेंट 4 ने जो एल्गोरिथम यूज किया उसका नाम था क्विक सॉर्ट। ठीक है, अब एक ही काम है एल्गोरिथम को सॉर्ट करना, डेटा को सॉर्ट करना, टू सॉर्ट डेटा। तो उसके लिए आपने सॉर्टिंग एल्गोरिथम को पिक किया और हर स्टूडेंट ने अपनी मर्जी से एल्गोरिथम लगा दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि हम किस स्टेज पे थे, हमने ऑपरेशन वाले यानी तीसरे पार्ट के स्टेज पे थे। ये काम आपको दिया गया था, आपने इसके लिए जो है वो 4 लोगों ने 4 काम कर दिए। अब सवाल क्या है, चौथे पार्ट पे चले गए कि भाई ये बताइए चारों लोगों ने जो लिखा है इसमें सबसे अच्छी एफिशिएंसी किसकी होगी, कौन एफिशिएंटली काम करेगा। ठीक है ना। अब सवाल ये आता है कि मुझे तो ये पता ही नहीं है कि किसी एल्गोरिथम की एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं। मिसाल के तौर पे एज्यूम करता हूँ कि क्लासरूम में किसी स्टूडेंट की एफिशिएंसी अच्छी होगी, कैसे बताओगे कि किस स्टूडेंट की एफिशिएंसी अच्छी है, या आप कैसे बताओगे कि एक पंखा चल रहा है तो इसकी एफिशिएंसी अच्छी है या नहीं है, कैसे बताओगे। इसका मतलब है आपको इन चीज़ों की एफिशिएंसी निकालने के लिए जो पैरामीटर्स हैं वो पता है। पंखा कम बिजली लेता हो और तेज चलता हो, अच्छी हवा दे, तेज चलना भी नहीं, अच्छी हवा देता हो, वो बेसिकली अच्छा एफिशिएंट पंखा होगा, फैन होगा। क्लासरूम में जो स्टूडेंट क्विज, असाइनमेंट और क्लास पार्टिसिपेशन एग्जाम के रिजल्ट्स अच्छे प्रोड्यूस करेगा वो एफिशिएंट स्टूडेंट होगा। पैरामीटर्स पता है हमें। ठीक है, कौन सा मोबाइल अच्छा होगा, कौन सा मोबाइल एफिशिएंट होगा, उसके पैरामीटर्स आपको पता है। कौन सा एल्गोरिथम अच्छा होगा कि इनमें कौन सा बेहतर होगा, तो इसकी एफिशिएंसी को कैसे मेजर करेंगे, तो इसके पैरामीटर्स पता होने चाहिए कि एल्गोरिथम को आपस में कंपेयर करने के लिए कोई ना कोई पैरामीटर्स होने चाहिए। तो कौन से पैरामीटर्स होते हैं, 2 मेजर पैरामीटर्स हैं जिन्होंने यहाँ पे लिख दिया कि अगर मैं कभी किसी एल्गोरिथम को, एक ही काम को करने वाले 2 या 2 से ज्यादा एल्गोरिथम को आपस में कंपेयर करना चाहूँ तो उसके लिए मुझे क्या यूज करना होगा। तो 2 चीजें हैं
कि वो एल्गोरिथम जो है वो मेमोरी में स्पेस कम लेता हो और उसकी टाइम एग्जीक्यूशन बहुत फास्ट हो, यानी बहुत जल्दी वो एग्जीक्यूशन कर जाता हो। काम सेम है, डेटा भी चेंज नहीं कर रहे, डेटा भी सेम है, लेकिन अगर ये दो काम जो ज्यादा एफिशिएंटली करेगा वो बेहतर एल्गोरिथम होगा। ठीक है, स्ट्रक्चर तो हमने दोनों के सबके लिए सेम रखा है,